हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। सो आज हम शुरुआत करेंगे इंडियन हिस्ट्री की फॉर द अपकमिंग जम्मू एंड कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जाम। एज यू नो आपका सिलेबस आउट हो चुका है। सो हिस्ट्री की आज हम शुरुआत करेंगे। एंड देखो, हिस्ट्री हमने एंशियंट हिस्ट्री भी करना है, मेडिवल हिस्ट्री भी पढ़ना है एंड मॉडर्न हिस्ट्री। आपका जो प्राइम फोकस आपका मॉडर्न हिस्ट्री पे रहना चाहिए, जो 1857 से लेकर 1947 तक रहता है। बट हम मेडिवल हिस्ट्री भी करेंगे और एंशियंट हिस्ट्री भी करेंगे। सो आज का जो पहला टॉपिक है लेक्चर नंबर 1 इंडियन हिस्ट्री का, ये जनरल टॉपिक है, इंपॉर्टेंट डेट्स एंड इवेंट्स मॉडर्न हिस्ट्री की। देखो, इस टॉपिक में से हर एग्जाम में आपको 1 से 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। सो सबसे पहले देखो, मैंने आपको एक ऑलरेडी डिटेल डिस्कशन मैंने जो सिलेबस का किया, मैंने आपको बताया क्योंकि आपके जो सिलेबस में पर्टिकुलरली कोई टॉपिक्स मेंशन नहीं थे। जनरली जैसे आप कहीं सिलेबस में देखते हैं, तो जैसे आपका कांस्टेबल एग्जाम में था या डिफरेंट एग्जाम्स में देखते हैं, वहाँ एक स्पेसिफिकेशन रहता है कि ये टॉपिक है। बट आपका जो सिलेबस है जम्मू एंड कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर का, उसमें ओवरऑल लिखा है कि हिस्ट्री, दे कैन आस्क एनीथिंग फ्रॉम एनी टॉपिक। सो इस चीज को ध्यान में रखते हुए सब चीजें करनी है। आपको ये ध्यान रखना है कि बेसिक चीजें, आपको बेसिक नॉलेज हर टॉपिक की होनी चाहिए। वही आपके सिलेबस में भी मेंशन है, यही आपसे एग्जामिनर एक्सपेक्ट कर रहा है। सो कीपिंग दिस थिंग इन माइंड, यू हैव टू नो कि आपको कहां तक पढ़ना है और कितना डेप्थ में पढ़ना है। दिस इज द फर्स्ट थिंग जो आपको सिलेबस से ये चीज देखनी है कि आपको ये नहीं करना है कि अब आप एंशियंट में ही पूरा घुस जाएंगे या फिर आप मेडिवल में ही पूरा घुस जाएंगे। स्पेसिफिकली मेंशन है आपके सिलेबस में, बेसिक आपको पता होना चाहिए रिगार्डिंग द कि क्या चीजें हुई हैं। तो उसी चीज, कीपिंग दैट थिंग इन द माइंड, मैं आपका सारा सिलेबस कवर करवाऊंगा, जीएस सेक्शन का, कंप्यूटर सेक्शन का भी कवर करवाऊंगा। सो आज है पहला टॉपिक नंबर 1, जिसमें इंपॉर्टेंट डेट्स करेंगे। और हमारा जो प्रीवियस रिकॉर्ड कांस्टेबल एग्जाम में आप किसी भी देख लीजिएगा कि कैसे क्वेश्चंस जो मैंने आपको कराए, क्योंकि बिकॉज आई नो, वी नो कि किस तरीके से एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है। सिलेबस चाहे आपको लग रहा है कि यार सिलेबस में मेंशन नहीं है चीज़ें तो कैसे होगा, बट एवरीथिंग विल बी क्लियर। आप बस बने रहिए, यू हैव टू कीप द फेथ ऑन आवर वीडियोस। एंड बाकी आपका ही देखो, 9 अगर 10 स्टेयर्स हैं आपकी सक्सेस की, 9 स्टेयर्स आपने खुद ही चढ़नी है। एक स्टेयर जो मैं आपकी हेल्प करूंगा, यही चीज़ मैं आपको बार बार कहते आता हूँ, आपका ही हार्डवर्क आपको सक्सेस तक लेके जाएगा। हमारा जो रोल रहेगा जस्ट आपको सपोर्ट करना, पुश करना, दैट्स ऑल। ओके, सो लेट्स बिगिन दिस लेक्चर नंबर 1, इंपॉर्टेंट डेट्स इवेंट्स जितनी भी हैं, इनकी पीडीएफ कहाँ से मिलेंगे मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं इस वीडियो को। देखो, इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर बात करें, सबसे क्वेश्चन पूछता है कई बार एग्जामिनर की, बताओ कि पहली इंडियन यूनिवर्सिटी कौन बनी। देखो 1857 में 3 यूनिवर्सिटी सेटअप की गई थी। यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता भी 1857 में हुई थी, यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे भी हुई थी और यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास भी हुई थी। ये इनका एस्टैब्लिशमेंट ईयर 1857 है। बट सबसे पहली जो यूनिवर्सिटी हुई थी वो जैन मंथ में हुई थी, जनवरी 1857 में वो हुई थी यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता। ओके, देन उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे बना, देन उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास बना। सो 3 यूनिवर्सिटीज 1857 में सबसे पहली पूछ देगा, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता, जनवरी मंथ में एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। ये पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे याद रखना है। उसके बाद देखो, मंगल पांडे कौन सी इन्फेंट्री, उनकी रेजिमेंट कौन सी थी, वो पूछ देता आपसे। ओके, 34th नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट थी मंगल पांडे की, और 29 मार्च 1857 को इन्होंने 2 ब्रिटिश सिपाही को, ह्यूगसन एंड बॉक, बैरकपुर ने कलकत्ता में इनको मारा था। 1857 में मंगल पांडे की इनकी रेजिमेंट पूछ देता है कि कौन सी रेजिमेंट से ये बिलोंग करते थे। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ये डेट आप याद रखें, बट ये 34 नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखो 1857 में जो हमारा फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, सिपाही मिटनी बोलते हैं हम, इंडियन रिबेलियन बोलते हैं, ये शुरुआत हुआ था मेरठ से। सबसे पहले यहाँ से ये आपको याद रखना है। मैंने ये कांस्टेबल में भी ये वीडियो पढ़ाया था, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, बट इसमें मैं कुछ चीज़ें ऐड ऑन भी करके लाया हूँ क्योंकि हमें देखना है कि वो उसमें 10th की लेवल थी, इसमें आपकी ग्रेजुएशन है। सो 10 मई 1857 ये डेट आप याद रखें जब ये इसकी शुरुआत हुई थी। हालांकि ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया था ड्यू टू लॉट ऑफ रीजंस, एक प्रॉपर डायरेक्शन नहीं थी, लीडरलेस मूवमेंट भी हम इसे बोलते हैं क्योंकि प्रॉपरली कोई लीड नहीं कर रहा था। तो बट ये था कि एक शुरुआत जरूर हुई थी, ब्रिटिशर्स के कान जरूर खुल गए थे कि हाँ, अगर इंडियंस चाहें तो अगर प्रॉपर लीडरशिप आएगी तो ये हमें, हमारे साथ उसके बाद जब हमें आज़ादी मिले, लॉट ऑफ थिंग्स, ये आपको बस याद रखना कि पहली शुरुआत हुई थी ये 1857 में जब हुई थी, जिससे फर्स्ट रिबेलियन बोलते हैं, इंडियन रिबेलियन बोलते हैं, या फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोलते हैं। सो इस जो युद्ध था बेसिकली, इसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा था, कि बुक थी बेसिकली जो लिखी गई थी वीडी सावरकर द्वारा। ये आपको याद रखना है, इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, एंड इसी पे एक बुक लिखी थी वीडी सावरकर द्वारा, ये आप याद रखें। देखो
अब मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ से इन वीडियोस के पीडीएफ मिलेंगे। देखो, यू हैव टू डाउनलोड अवर ऐप नेक्स्ट एग्जाम IQ। अब जो हमारी ऐप है उसमें इन वीडियोस, जितने भी मैं वीडियोस करवाऊंगा उन सब के पीडीएफ आपको हमारी ऐप पे ही मिलेंगे। अब ऐप में एनरोल करने के बाद आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, उसमें आपको जितने भी आपके टॉपिक वाइज, इसमें अगर मैं जो सेक्शन नहीं भी पढ़ा रहा हूँ, जैसे मैं मैथ्स नहीं पढ़ाऊंगा, अगर मैं इंग्लिश नहीं पढ़ाऊंगा, उनके भी प्रैक्टिस सेट्स आपको हमारी ऐप पे मिलेंगे और पीडीएफ इन वीडियोस के भी आपको मिल जाएंगे। फुल लेंथ मॉक टेस्ट प्लस टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट। टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट जो मैं नहीं भी पढ़ा रहा हूँ, टॉपिक जो यूनिट जैसे आपका मैथ सेक्शन है मैं नहीं पढ़ाऊंगा, उनके भी टॉपिक वाइज आपको मिल जाएंगे। टॉपिक वाइज मिलेंगे, फुल लेंथ मिलेंगे एंड प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रैक्टिस सेट्स। देयर लॉट ऑफ थिंग्स दैट विल बी अवेलेबल ऑन अवर मॉक टेस्ट, दैट इज ऐप। तो आपको ऐप को डाउनलोड करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, एनरोल कर लीजिए। नॉमिनल सा कॉस्ट प्राइस रखा है एंड लॉट ऑफ प्रैक्टिस सेट्स जो मैं आपको वहाँ पे अपलोड करूंगा और प्रोवाइड करूंगा एंड इन वीडियोस के पीडीएफ भी वहीं पे आपको मिल जाएंगे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपका, अभी डाउनलोड कर लें एंड प्रैक्टिस स्टार्ट कर लें, क्योंकि सिलेबस आ चुका है। तो मान लो कि 2 से 2.5 महीने ही आपको एग्जाम के लिए मिलेंगे, तो फिर बाद में कांस्टेबल एग्जाम की तरह ना होगी, होच पोच हो जाए, फिर सब चीज़ें हमारे हाथ से निकल जाएं। तो यू हैव टू जस्ट स्टार्ट योर प्रैक्टिस फ्रॉम राइट नाउ। सो उसके बाद जी 1857 हो गया। अब 1857 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, और ये वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट 1858 का, जिसे एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस भी बोला जाता है। इसमें क्या हुआ था, जितनी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जो पावर्स थी ना, वो ब्रिटिश ने अपने पास हैंड ओवर कर ली थी। दिस एक्ट एंडेड द अथॉरिटी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पावर्स थी वो अपने पास ले ली थी, ये आपको याद रखना है। ओके, क्वीन विक्टोरिया थी उस टाइम, क्वीन विक्टोरिया ये उस टाइम रूल कर रही थी, तो ये आप याद रख लीजिए, विक्टोरिया क्वीन का नाम आप याद रख लीजिएगा। इसी एक्ट ने एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस ने 1858 में बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को अबॉलिश किया था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स बनाया गया था टू कंट्रोल द अफेयर्स, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ये कुछ पोजीशंस होती थी, इसको एस्टैब्लिश किया, ये आप याद रखें। जब ये एक्ट आया था एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस, तो इसने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जो एक पोस्ट होती थी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, इसको चेंज करके बनाया था वाइसराय ऑफ इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट। तो वाइसराय ऑफ इंडिया बने थे पहले लॉर्ड कैनिंग, ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेता है, एंड ये लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी थे, क्योंकि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोजीशन को ही बेसिकली इसी पोस्ट को वाइसराय बना दिया था। तो ऑफ कोर्स ये लास्ट भी यही होंगे, क्योंकि इन्हीं के दौरान यही थे जब लास्ट थे, तो फिर पोजीशन को ही चेंज कर दिया। तो इसके साथ साथ एक सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट का भी पोस्ट क्रिएट किया गया। सो जो बने थे लॉर्ड स्टैनले आप नोट्स बना रहे हैं तो लिख लीजिए। वाइसराय जो बने थे लॉर्ड कैनिन, और सेक्रेटरी जो बने थे लॉर्ड स्टैनले। ओके, ओवरऑल आपसे याद है, हाँ ये आप याद रख लीजिएगा। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे, ये थे जी वॉरेन हेस्टिंग, ये आप याद रख लीजिएगा, वॉरेन हेस्टिंग। और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, ये थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये इसके साथ रिलेट करो, जैसे लॉर्ड कैनिन आ गए ना, ये बने थे लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ओके, तो जब आप ये सोचो कि पहले भी तो कोई बने ही होंगे ना, पहले कौन बने थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ओके, ये आप याद रख लीजिएगा। और फर्स्ट वाइसराय, लास्ट वाइसराय ऑफ इंडिया कौन बने थे, वो बने थे लॉर्ड माउंट बैटन, ये आपको याद रखना है। वहीं अगर लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया की अगर हम बात करें जब आज़ाद हुए थे, वो थे हमारे सी राजा गोपालाचार्य, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। इंडिगो रिवॉल्ट, अगेन इसके बाद जब नेक्स्ट ईयर आया, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में, जेकेएसएस भी तो कई बार एग्जाम में पूछता है कि इंडिगो रिवॉल्ट कौन से ईयर में हुआ था। 1859 में इंडिगो रिवॉल्ट, ये वेस्ट बंगाल का है बेसिकली। इसी टाइम इंडिगो बेसिकली एक प्लांटेशन है, इंडिगो प्लांटेशन के रिगार्डिंग ये हुआ था। दीनबंधु मित्रा, इनके द्वारा एक प्ले भी लिखा गया था, नील दर्पण ऑन इंडिगो रिवॉल्ट। ये पॉइंट भी आप याद रखें कि नील दर्पण किसके द्वारा लिखा गया था, इंडिगो रिवॉल्ट कब हुआ था, 59। ये स्टेट अवे आपको डेट याद रखनी है। 1861 जाते हैं आप। इसके बाद क्या हुआ था, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 पास हुआ था। इस ईयर 1861 में इंपॉर्टेंट डेट है, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का सेटअप किया गया था। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का सेटअप किया गया था एंड इसी के साथ साथ इंडियन सिविल सर्विस एक्ट को भी पास किया गया था। ओके, ये भी आपको याद रखना है, इंडियन सिविल सर्विस एक्ट को पास किया गया था। एंड चार्ल्स कॉर्नवालिस जो डायरेक्टर जनरल, या फिर आप फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज इन इंडिया आप इन्हें कह सकते हो, ये भी आपको याद रखना है। किसे माना जाता है, ओके, फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया वो हैं चार्ल्स कॉर्नवालिस, ये भी आपको याद रखना है। एंड आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की अभी प्रेजेंटली जो हेडक्वार्टर्स है हमारी कैपिटल न्यू दिल्ली में, 1861 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, ये पॉइंट आप याद रखें। दादाभाई नौरोजी 1866 में इन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का फाउंडेशन किया गया था, लंदन में किया था इन्होंने 1866 में। ये ईयर आपको याद रखना है। एस्टैब्लिशमेंट किसने किया था, दादाभाई नौरोजी ने, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं।
1867 में क्या हुआ था जी? 1867 में एक इम्पोर्टेंट समाज था जिसे हम प्रार्थना समाज कहते हैं, इसे इस्टेब्लिश किया गया था डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग द्वारा प्रार्थना समाज का इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। देखो, जैसे एक टॉपिक रहता है इंपॉर्टेंट, एसोसिएशंस हैं, जैसे हम डिफरेंट पढ़ते हैं कि जैसे मूवमेंट, जैसे ब्रह्मो समाज हो गया, आर्यन समाज, वो सेपरेटली आपको पढ़ना है, वो ईयर्स आपको सेपरेटली पढ़ने, बट इसमें फ्रीडम स्ट्रगल के रिलेटेड जितने इवेंट्स हैं वो इसमें ये इंक्लूड है। तो मैंने आपको, जैसे ब्रह्मो समाज की 1828 में एस्टैब्लिशमेंट हुई थी, आर्य समाज का मैंने कवर किया इसमें। ओके, तो इसी तरीके से आपको वो टॉपिक भी आपने देखना है। जैसे दयानंद सरस्वती जो है 1875 1875 में आर्य समाज का एस्टैब्लिशमेंट किया था, ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो एस्टैब्लिशमेंट है, वो भी मैंने इसमें कवर किए, डोंट वरी। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा इनका 1875 में आर्य समाज का एस्टैब्लिशमेंट किया गया था। इनका ओरिजिनल नेम मुल्ला शंकर था, ये भी आपको याद रखना है। ओके, इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश इसको लिखा था हिंदी में, एंड वेद भाषा भूमिका को लिखा था। ये दोनों इंपॉर्टेंट इनके वर्क हैं, ये भी आपको ज़रूर याद रखने हैं। ओके, जो वेद भाषा है उसको संस्कृत में लिखा था, ये आपको याद रखना है। 1875 में एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन अगेन थियोसॉफिकल सोसाइटी इन न्यूयॉर्क, इसका एस्टैब्लिशमेंट किया गया था। मैडम HP बेलेट्स्की एंड HS ऑस्कॉल्ट द्वारा इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। ये इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं, इंपॉर्टेंट सोसाइटीज़ हैं, इसका एस्टैब्लिशमेंट किया गया था न्यूयॉर्क में 1875 में, ये भी आपको ज़रूर याद रखना है। एंड शिशिर कुमार घोष ने इंडियन लीग का एस्टैब्लिशमेंट किया गया था अगेन इन द सेम ईयर 1875 इन कोलकाता, ये भी आप याद रखें। अलीगढ़ मूवमेंट अगेन इंपॉर्टेंट मूवमेंट, इसका भी एस्टैब्लिशमेंट इन द सेम ईयर हुआ था 1875 में सर सईद अहमद खान द्वारा। एंड इसी को बेसिकली अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना दिया गया था 1920 में। तो ये सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स 1875 के, ये आपको याद रखने। अलीगढ़ मूवमेंट हो गया, थियोसॉफिकल सोसाइटी हो गया, आपका आर्य समाज हुआ, ये सारे के सारे 1875 के। 1878 आते हैं हम, इसमें एक इम्पॉर्टेंट जो बेसिकली लॉर्ड थे उस टाइम, वाइस रहे थे लॉर्ड लिटन, इनके द्वारा एक इम्पॉर्टेंट जो एक एक्ट था बेसिकली जो प्रेस पे रोक लगाता था, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, इसे पास किया गया था। जो रिपोर्टर्स हैं उन पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी 1878 में, एंड इसी एक्ट को रिपील किया था। उसके बाद जो वाइसराय बने थे लॉर्ड रिपन। तो ये दोनों डेट्स इंपॉर्टेंट है, कब वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लगा था 1878, एंड इसे रिपील कब किया गया था 1881 में बाय लॉर्ड रिपन, ये आपको याद रखना है, दिस इज इंपॉर्टेंट। 1885 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। 1885 में क्या हुआ था जी? 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का फाउंडेशन हुआ था। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें इसके एस्टैब्लिशमेंट यानी कि इसके फाउंडर कौन माने जाते हैं? इसमें A.O. ह्यूम, इनका नाम आपको याद रखना है। ओके, इज कंसिडर्ड एज अ फादर ऑफ कांग्रेस, INC। एंड इसमें इनकी जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी ये बॉम्बे में हुई थी विद 72 डेलीगेट्स, ये आपको याद रखना है। इस टाइम वाइसराय कौन थे? दिस इज इंपॉर्टेंट। इस टाइम जो वाइसराय थे इंडियन नेशनल INC वाइसराय थे इंडिया के, जो फादर हैं A.O. ह्यूम थे। ओके, जो वाइसराय थे जिस टाइम INC बना था लॉर्ड डफरिन, ये आपको याद रखना है। लॉर्ड डफरिन जो थे वाइसराय थे, ये आपको याद रखना है। ओके, एंड WC बनर्जी फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। देखो अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट आपसे पूछ देगा। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट 1887 में बने थे बदरुद्दीन त्याबगी, ये नाम आपको याद रखना है। जॉर्ज यूल अगेन फर्स्ट ब्रिटिश प्रेसिडेंट बने थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के इलाहाबाद सेशन में। सेशन नहीं आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट जो चीज़ें बता रहा हूँ। फर्स्ट कौन बने थे? WC बनर्जी जो प्रेसिडेंट थे। फर्स्ट मुस्लिम आपसे पूछेगा बदरुद्दीन त्याबगी, आपको याद रखना है। फर्स्ट इंग्लिश आपसे पूछेगा जॉर्ज यूल, ये आपको याद रखना है। ओके, फर्स्ट अगर वुमेन पूछ दे 1916 में एनी बेनेसेंट बनी थी। फर्स्ट इंडियन वुमेन पूछ दे सरोजिनी नायडू बनी थी 1925 में। इंडिया के गांधी जी का प्रेसिडेंट बने थे बेलगांव सेशन में 1924 में। जो चीज़ें मैं ऑरली बता रहा हूँ वो चीज़ भी आप ज़रूर सुनते रहिए, इंपॉर्टेंट रहेगा। नाउ 1893 का इंपॉर्टेंट विवेकानंद जी का स्पीच जो इन्होंने USA के शिकागो में दिया था, हिंदी में इन्होंने ये स्पीच दिया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्टेट अवे आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है 1893 में ये स्पीच किसने दिया था, कब दिया था? जो हमारे स्वामी विवेकानंद जी हैं, ये आपको याद रखना, जिनका जन्म 12 जनवरी को हुआ था, बेसिकली जिस दिन हम नेशनल यूथ डे ऑब्जर्व करते हैं। 1983 का शिकागो स्पीच, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। ओके, USA में 1893 ये स्पीच आपको याद रखना है।
देन उसके बाद 1896 में बात करें, वंदे मातरम, ये जो सॉन्ग है ओरिजिनली इसे बंगाली में लिखा गया है बीसी चैटर्जी द्वारा, बंकिम चैटर्जी द्वारा। इससे पहली बार इसे गाया गया था कोलकाता सेशन में, इसे बीसी चैटर्जी द्वारा इसके इसको कंपोज किया गया था, ये आपको याद रखना है। स्वामी विवेकानंद द्वारा जो नेशनल यूथ आइकन माने जाते थे, इनके द्वारा 1897 में रामाकृष्ण मिशन का फाउंडेशन किया गया था, ये आपको याद रखना है। दिस ईयर इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। एंड 1986 में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था, ये आपको याद रखना है। किसके द्वारा कंपोज किया गया, ये भी आपको याद रखना है। देन उसके बाद 1904, दिस इज़ इम्पोर्टेंट, एक रिकमेंडेशन थी रेलवे कमीशन, द इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट पास किया गया था अंडर द वाइसरायशिप ऑफ लॉर्ड कर्जन। इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट कौन से ईयर में पास किया गया था, डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछेगा कौन से ईयर में, 1905 में। उस टाइम चेयरमैन वाइसराय कौन थे, कमीशन कौन सा था जिसके तहत इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट पास हुआ था, रेलवे कमीशन, इसे हम बोलते हैं, लॉर्ड कर्जन थे। एंड इसके अगेन नेक्स्ट ईयर जब पार्टीशन हुआ था उस टाइम भी लॉर्ड कर्जन ही थे जब ये पार्टीशन करवाया गया था। ओके, इसमें इंपॉर्टेंट 1905 का आपको याद रखना है, पार्टीशन हुआ था। 1911 में ये पार्टीशन को अनल्ड कर दिया गया था। उस टाइम कौन वाइसराय थे वो आपको याद रखना है। एंड आई एम सॉरी, एंड इस टाइम जब पार्टीशन हुआ था वो कौन थे, वो पूरा सिस्टमैटिक वे में हम कवर करें, सारी चीज़ें आती रहेंगी। पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ कब तक, किसकी चेयरमैनशिप के अंडर, वाइसराय कौन थे, लॉर्ड कर्जन थे। इसी टाइम बायकॉट और स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, एंटी पार्टीशन एजिटेशन जो स्टार्ट हुआ था। बायकॉट टर्म को कॉइन किसने किया था, सुरेंद्र नाथ बंडोपाध्याय द्वारा। एंड स्वदेशी रेवोल्यूशन को ड्राफ्ट किया गया था। बेसिकली स्वदेशी हम अपने इंडियन प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे थे रादर देन कि ब्रिटिश प्रोडक्ट्स को यूज़ करना। बेसिकली दिस इज बायकॉट मूवमेंट हमने स्टार्ट किया गया था। तो ये बिपिन चंद्र स्वदेशी रेवोल्यूशन स्टार्ट किया गया था। ये ईयर आपको 1905 आपको याद रखना है। देन 1907 अगेन इंपॉर्टेंट ईयर यार। ओके, देन उसके बाद 1907 का सूरत सेशन इंपॉर्टेंट है। इसमें इसे सूरत स्प्लिट भी कहा जाता है। इसमें बेसिकली एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स का बेसिकली आपस में सोच विचार नहीं मिल रहे थे, तो स्प्लिट हो गया था, बंटवारा हो गया था। ओके, तो एक्सट्रीमिस्ट थे बेसिकली, उसको लीड कर रहे थे बाल गंगाधर तिलक, बाल लाल पाल। ओके, एंड मॉडरेट्स को गोपाल चंद्र कृष्ण गोखले जो गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु भी थे। ओके, सूरत सेशन इंपॉर्टेंट है। इसको प्रेसाइड किसने किया था, इसको प्रेसाइड किया था राज बिहारी घोष द्वारा। सूरत सेशन में चाहते थे कि बाल गंगाधर तिलक करें बट नहीं हो पाया था, इसी वजह से मनमुटाव हो गया। एंड 1907 के इस इंपॉर्टेंट सेशन को सूरत सेशन बोलते हैं, सूरत स्प्लिट भी बोलते हैं, जिसमें मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट का बेसिकली डिवाइड हुआ था इनटू 2 ग्रुप्स। ये आपको याद रखना है। 1909 का अगेन इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में डायरेक्टली आपसे पूछता है कि मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, जिसने जो उस टाइम वाइसराय थे लॉर्ड मिंटो थे। ओके, इसमें बेसिकली सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम्स के लिए, मुस्लिम को मुस्लिम ही वोट करेगा, तो इस तरीके का कुछ स्टार्टअप करने की कोशिश की जा रही थी। तो इसे फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट भी बोला जाता है इन इंडिया। ये रिफॉर्म जो एक्ट था 1909 का, जिसे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स बोलते थे, ये काफ़ी सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करता था। हिंदू को वोट देगा, मुस्लिम को। तो ये 1909 में हुआ था मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। तो ये भी इंपॉर्टेंट एक रिफॉर्म था जो इंडियन हिस्ट्री में कई बार एग्जाम में पूछता है कि फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट कौन से रिफॉर्म को बोलते हैं, कौन से एक्ट को बोलते हैं। तो ये आपको याद है। मिंटो जो वाइसराय थे एंड मॉर्ले वो थे सेक्रेटरी। पार्टीशन ऑफ बंगाल जब हुआ 1905 में पार्टीशन हुआ, इसे एनल्ड किया था, विड्रॉन किया गया था 1911 में। इस टाइम जो वाइसराय थे लॉर्ड हार्डिंज का नाम आपको याद रखना है। 1911 स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा कि जब पार्टीशन ऑफ बंगाल को विड्रॉ किया था उस टाइम वाइसराय कौन थे, तो लॉर्ड हार्डिंज आपको याद रखना है। 1911 ईयर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं जो आपको याद रखनी है। इंडिया का कैपिटल कोलकाता था इससे पहले, उसे ट्रांसफ़र करके कैपिटल न्यू दिल्ली को बना दिया गया था। दिल्ली दरबार वॉज अरेंज किया गया था टू ऑनर जॉर्ज वी। ओके, ये आपको यहाँ पे याद रखना है, जब हमारा कैपिटल ट्रांसफ़र हुआ था फ्रॉम कोलकाता टू दिल्ली। जन गण मन जो हमारा नेशनल सॉन्ग है, बेसिकली इसको भी गाया गया था फर्स्ट टाइम, बेसिकली ऑफिशियली गाया गया था on 27 December 1911 at Kolkata session of Indian National Congress under the presidency of भीषण नारायण दर। ये भी आप याद रखें, जन गण मन पहली बार ऑफिशियल नेशनल सॉन्ग कब गाया गया था, कौन से सेशन में गाया गया था, 1911 में गाया था, किसकी प्रेसिडेंसी थी, उस टाइम चेयरमैन कौन थे, प्रेसिडेंट कौन थे, भीषण नारायण दर। ये भी आप याद रखें 1911। ओके, इस सॉन्ग का ओरिजिनली जब कंपोज किया था
भाग्यो विधाता इन बंगाली बाय द फेमस पोइट रविंद्रनाथ टैगोर। ये आपको याद रखना है, ये भी आप याद रखें। इससे हमें नेशनल एंथम डिक्लेयर किया गया था बाय द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑन 24 जनवरी 1950। ये ईयर भी आप ज़रूर याद रखें, इंपॉर्टेंट है। 1913 में इंपॉर्टेंट क्या हुआ था जी, एक इंपॉर्टेंट पार्टी थी, एक ऑर्गेनाइजेशन थी, गदर पार्टी। इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया था लाला हरदयाल द्वारा, सोहन सिंह बकाना एंड मोहम्मद बरकुता द्वारा इन यूएसए इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। इसके हेडक्वार्टर्स सैन फ्रांसिस्को यूएसए में ही थे। 1913 में ही रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज़ दिया गया था फॉर हिज बुक गीतांजलि इन द ईयर 1913। फर्स्ट लिटरेचर प्राइज़ दिया गया था हमारे इन दिस फील्ड लिटरेचर में रविंद्रनाथ टैगोर को फॉर द बुक गीतांजलि। एनी बेसेंट द्वारा 1914 में दो इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर स्टार्ट किए गए थे, कॉमनवेल्थ एंड न्यू इंडिया। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर 1914 में। कोमागाटू मारो इंसिडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट है बेसिकली। ये भी एक जापानीज शिप थी जो कुछ ब्रिटिशर्स को लेके जा रही थी। बेसिकली इनकी एंट्री को डिनाई किया गया था एंड उस वजह से कुछ आपस में इश्यूज़ हुए थे, कुछ लोगों की जान भी गई थी। बेसिकली था क्या, एक ग्रुप है बेसिकली, एक शिप था बेसिकली। कोमागाटू मारू इंसिडेंट्स एक शिप थी, जापानी शिप थी, जो कुछ लोगों को ब्रिटिश इंडिया पीपल फ्रॉम द ब्रिटिश इंडिया जो इमिग्रेट होना चाहते थे कनाडा में इन 1914 में, तो इनकी एंट्री को बेसिकली डिनाई किया गया था एंड ये सब फोर्स किया गया कि वापस आप चले जाइए। तो ये कुछ इशू था इसमें, आपस में इनकी लड़ाई स्टार्ट हो गई एंड फायरिंग इंसिडेंट्स हुए थे। तो ये इंसिडेंट्स आपसे पूछ लेता है डायरेक्टली कौन से ईयर में हुआ था, तो 1914 में। 1915 में क्या हुआ था जी, 1915 में गांधी जी वापस आ गए थे फ्रॉम साउथ अफ्रीका अपनी स्टडी को पूरी करके। तो 9 जनवरी को जिस दिन हम NRI डे प्रवासी भारतीय दिवस भी ऑब्जर्व करते हैं, गांधी जी साउथ अफ्रीका से अपनी स्टडी कंप्लीट करके 9 जनवरी 1915 को इंडिया वापस आए थे। ये डेट भी आप याद रखें। 1916 अगेन इम्पोर्टेंट ईयर, जिसमें बेसिकली आप कह सकते हो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड इंडियन मुस्लिम लीग इन दोनों पार्टीज़ का एक जॉइंट सेशन था एंड इनका आपस में गठबंधन भी हो गया था। 1916 का इम्पोर्टेंट लखनऊ पैक्ट, ये आप याद रखें। एंड इसको प्रिसाइड किसने किया था, इसको प्रिसाइड किया था अंबिका चरण माजुमदार। इनका नाम भी आप याद रखें, अंबिका चरण माजुमदार। दिस इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट, इनका नाम आपको याद रखना है। एंड होम रूल मूवमेंट को भी स्टार्ट किया गया था इन द सेम ईयर 1916। डायरेक्टली आपसे पूछेगा होम रूल मूवमेंट किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, कौन से ईयर में, 1916 में, ये आपको याद रखना है। देन 1917 की बात करें, अगेन इंपॉर्टेंट, चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का फर्स्ट, यहाँ जहाँ से इन्होंने इसकी अपनी लड़ाई की शुरुआत की गई थी। बेसिकली गांधी जी ने इसमें पार्टिसिपेट किया गया था। 3 का हथिया सिस्टम था जिसके लिए बेसिकली फार्मर्स को इंडिगो की फार्मिंग के लिए कहा जाता था कि आप ये प्लांटिंग कीजिए, अगर 4 हिस्से हैं तो 3 हिस्से में जो ब्रिटिशर्स कहते थे उसकी प्लांटेशन कीजिए। तो ये कुछ इश्यूज़ थे चंपारण सत्याग्रह। तो गांधी जी इसमें इसके खिलाफ बेसिकली ब्रिटिशर्स के साथ उनकी लड़ाई हुई थी। बेसिकली गांधी जी का तो नॉन वायलेंस का तरीका था एंड गांधी जी ने ये लड़ाई जीती हुई थी। बेसिकली उन लोगों के साथ मिलकर जब ये प्रोटेस्ट किया था तो गांधी जी इसमें सक्सेसफुल भी हुए थे। ये गांधी जी का फर्स्ट था चंपारण सत्याग्रह जो बिहार में शुरुआत किया गया था। ये भी आप याद रखें, दिस इज़ द गांधी जी फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन इंडिया। 1918 में अगेन अहमदाबाद टैक्स मिल स्ट्राइक्स में, ये तो अहमदाबाद का जो ये इम्पोर्टेंट है, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, इनके कुछ सैलरी हाइक को लेकर था, वेजेस के रिगार्डिंग था। अगेन गांधी जी इसमें हंगर स्ट्राइक पे थे एंड अगेन गांधी जी ने ये जीती भी थी। ये फाइट जो मिल वर्कर्स के साथ लड़के अगेंस्ट ब्रिटिशर्स हमने लड़ी थी, गांधी जी ने इसमें विनर भी रहे। तो ये सिस्टमेटिक मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे आप कैसे आपको पूरा फॉलोअप करना है विद 1947 तक। 1919 में अगेन इंपॉर्टेंट मॉन्टे क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म आए थे। ये रिफॉर्म बेसिकली डीआरकी को प्रमोट कर रहे थे, बेसिकली रूल ऑफ 2 को प्रमोट कर रहे थे। गांधी जी इसके खिलाफ थे। 1919 का ये मॉन्टे क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म, ये स्टेट अवे आपसे पूछता है। 1919 का इम्पोर्टेंट, इसमें गांधी जी ने इसके खिलाफ एक कैंपेन भी स्टार्ट किया था 1919 में, जिसको एंटी रोलेट सत्याग्रह बोलते थे। ये एंटी रोलेट सत्याग्रह अगेन जिसमें अगेंस्ट दिस एक्ट, इसमें रोलेट एक्ट के अकॉर्डिंग इन्होंने कहा था कि यार किसी को भी उठा लिया जाएगा, कोई भी ब्रिटिशर्स को किसी पे भी शक होगा तो वो किसी को भी उठा के अंदर बंद कर सकते। तो इसके खिलाफ काफ़ी ज़्यादा इसमें रोज था। हमारे इंडियन कुछ सत्यपाल एंड सैफुद्दीन किचलू ये प्रोटेस्ट कर रहे थे बेसिकली, तो इनको अरेस्ट भी किया गया था एंड ये सब लोग ये प्रोटेस्ट कर रहे थे। बैसाखी वाले दिन इनको अरेस्ट कर लिया गया एंड जलियांवाला बाग मैसेकर भी अगेन इन द सेम डे। कुछ लोग सब मिलके बेसिकली गैदर हुए थे। जलियांवाला बाग मैसेकर जब हुआ था तो
उस टाइम जब ये लोग गैदर हुए थे, उसके बाद जो जनरल डायर था, ये डेट स्ट्रेट अवे आपसे पूछा गया कि जलियांवाला बाग मैसेकर कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919। तो जनरल डायर ने ऑर्डर दिया था, एंड लगभग 300 से 400 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी एंड बाय दिस जलियांवाला मैसेकर, जो 1919 में हुआ था 13 अप्रैल, जिस दिन बैसाखी थी। तो ये पीछे था, ये पूरी हिस्ट्री थी रोलेट एक्ट के बारे में। ये जो एक्ट, काला कानून जिसे हम बोलते थे, किसी को भी उठा लिया जाए, किसी को भी जेल में बंद कर लिया जाए। तो जब प्रोटेस्ट कर रहे थे, फिर इसी दौरान 1919 में ही जलियांवाला बाग मैसेकर भी हुआ था, ये आपको याद रखना है। उसके बाद 1920 में गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन स्टार्ट किया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत की गई थी। ओके, दिस इज द फर्स्ट मूवमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इन विच बोथ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश इंपेरियलिज्म। ये फर्स्ट ऐसी मूवमेंट थी इन द हिस्ट्री की जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग इकट्ठे मिलके इन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई स्टार्ट की गई थी। 1920 नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गांधी जी द्वारा स्टार्ट किया गया था। उसके बाद 1922 का इम्पोर्टेंट चोरी चोरा मूवमेंट हुआ था, जो एजिटेटर्स थे बेसिकली नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जो हम लड़ रहे थे, बेसिकली एक जो प्रोटेस्ट चल रही थी। तो बेसिकली हुआ गया था चोरी चोरा मूवमेंट में कुछ ब्रिटिशर्स ने इंडियंस जो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके साथ कुछ हाथापाई हुई, और जब इंडियंस सारे मिलके उन्होंने एक पुलिस स्टेशन था बेसिकली ब्रिटिशर्स का, उसको बाहर से ताले लगाए और आग लगा दी, और लगभग 22 पुलिसमैन इनकी डेथ हुई थी, 22 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। ये जो चोरी चोरा मूवमेंट था गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट इन यूपी। महात्मा गांधी ने अपना नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी इस इंसिडेंट्स की वजह से उसे टेक ऑफ कर दिया था, एंड उसे कहा था कि उसे बंद कर दिया था। ये आपको याद रखना है, चोरी चोरा मूवमेंट क्यों बंद हुआ था। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का बंद होने का रीज़न क्या था, बेसिकली ये रीज़न यही था, चोरी चोरा, क्योंकि गांधी जी अहिंसा नहीं चाहते थे। ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 1924 में गांधी जी फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। नॉट फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट बने थे, नॉट फर्स्ट बने थे, फर्स्ट टाइम गांधी जी प्रेसिडेंट बने थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। बेलगांव सेशन था जो कर्नाटका का, 1924 का। स्टेट अवे क्वेश्चन पूछता है। 1925 में सरोजिनी नायडू बनी थी हमारी फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस की। ओके, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट 1925 में सरोजिनी नायडू, ये आपको याद रखना है। उसके बाद 1927 में जब साइमन कमीशन को अपॉइंट किया गया था मॉन्टेग्स क्लैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स को, एक्ट को रिव्यू करने के लिए, तो इसको इस टाइम वाइसराय कौन थे जब साइमन कमीशन को फॉर्म किया गया था, अपॉइंट किया गया था, लॉर्ड इरविन थे। ये आपको याद रखना है। इस कमीशन में टोटल 7 मेंबर्स थे, एंड इसमें कोई भी इंडियन इंक्लूड नहीं था। 7 के 7 अंग्रेज़ लोग थे, 7 लोग सातों के सातों अंग्रेज़ थे। एंड इन बिटवीन एक इम्पॉर्टेंट जो इंसिडेंस था 1925 का, वो भी आप ज़रूर याद रखना है। 1925 का जो ककोरी इंसिडेंट्स, जो बेसिकली ट्रेन को लूटा था कुछ लोगों ने, हमारे इंडियन थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे उसमें, अफउल्ला खान थे, रोशन लाल थे। लगभग 8 से 8.5 हज़ार रुपये की चोरी की गई थी। काकोरी कॉन्स्पिरेसी हम इसे बोलते हैं, 1925 की है। ये भी आप ज़रूर याद रखें, दिस इज़ इम्पोर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट। देन उसके बाद 1928 में ऑफिशियली साइमन कमीशन इंडिया रीच किया था। 27 में बना था, अपॉइंट किया था, 1928 में ये यहाँ पहुँच गया था। प्रोटेस्ट काफ़ी हुआ था अगेंस्ट दिस साइमन कमीशन, जिसमें सारे के सारे अंग्रेज़ थे, अंग्रेज़ी रूल बना रहे थे, अंग्रेज़ी डिसाइड कर रहे थे, इंडियन को कोई मौका नहीं दिया जाता था। तो इसमें लाला लाजपत राय एंड अगेन काफ़ी लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो लाठी चार्ज जब हुआ था तो स्लोगन जो था गो बैक साइमन, इस प्रोटेस्ट के दौरान, लाठी चार्ज के दौरान लाला लाजपत राय, उनकी डेथ हुई थी, इनको सिर पे काफ़ी ज़्यादा चोटें लगी थी, उनकी डेथ भी हुई थी ड्यूरिंग दिस प्रोटेस्ट साइमन कमीशन 1928 में जब इंडिया रीच हुआ था। ओके, ये आप याद रखें। 1928 में ही जो ये भगत सिंह थे बेसिकली, जो रेवोल्यूशनरी लीडर थे, इनको बेसिकली जॉन सॉन्डर्स को बेसिकली इसमें हुआ क्या था, बेसिकली मारना किसी को था, मार किसी और को दिया था। ये एक इंसिडेंस हो जिसे सॉन्डर्स केस हम बोलते हैं, सॉन्डर्स मर्डर केस, जिसमें डिफरेंट भगत सिंह, राजगुरु, इन तीनों ने मिलकर बेसिकली पुलिस ऑफिसर था जॉन सॉन्डर को मार दिया था। बट ये मारना किसको चाहते थे, ये मारना चाहते थे जेम्स स्कॉट को। ओके, इसी ईयर में बात करें तो बरदौली सत्याग्रह, ये वल्लभ भाई पटेल द्वारा स्टार्ट किया गया था। इसी दौरान इनको 1928 में सरदार का टाइटल भी दिया गया था। ओके, ये आपको याद रखें, बरदौली की वुमेंस द्वारा सरदार का टाइटल सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया था। 1929 ये इंपॉर्टेंट सेशन है जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन हुआ था, लाहौर सेशन, पंडित जवाहरलाल नेहरू इस टाइम इसको प्रेसाइड कर रहे थे। एंड 31 दिसंबर रावी नदी के किनारे हमारे इंडियन झंडे को फहराया गया था। एंड कंप्लीट इंडिपेंडेंट, दैट इज़
पूर्ण स्वराज का इसको डिक्लेयर किया था कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस हमें चाहिए। एंड इसी दिन 26 जनवरी को आप लोग जानते हो 26 नवंबर को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका था, बट हम 26 जनवरी तक वेट क्यों करते हैं? क्योंकि 26 जनवरी को अंडर दिस सेशन, जब ये लाहौर सेशन हुआ था 1929 का, इस दिन डिसाइड किया गया था 26 जनवरी को हम भारत को आज़ाद डिक्लेयर करें, नॉट रिपब्लिक, बेसिकली रिपब्लिक डे। ये वजह है बेसिकली। 26 नवंबर को तो बन चुका था, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रेडी हो गया था, बट ऑफिशियली 26 जनवरी को इसलिए क्या, क्योंकि ये 1929 में डिसाइड किया गया था लाहौर सेशन, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू इसको लीड कर रहे थे। 1930 का सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट गांधी जी द्वारा स्टार्ट किया गया था। गांधी जी 78 फॉलोअर्स के साथ शुरुआत की थी साबरमती आश्रम से, टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ। इसमें 320 किलोमीटर का टोटल जो इन्होंने बेसिकली स्टार्ट किया था, एंड इसे कंप्लीट किया गया था 5 अप्रैल 1930 में। ये आपको याद रखना है, दिस इज इम्पोर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। ये आपको याद रखना है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो गांधी जी ने शुरुआत की थी साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक, ये टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ, गुजरात पे इसकी शुरुआत की गई थी। ओके, उसके बाद फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, ये आपको याद रखना है, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ओके, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या हैं, इसमें उस टाइम वाइस राय कौन थे? डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी फर्स्ट वाली, उस टाइम वाइस राय कौन थे? ओके, इस कॉन्फ्रेंस को ये इतनी सक्सेसफुल नहीं हुई थी बिकॉज आईएनसी ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसे बाइकआउट किया था, ये आपको याद रखना है। ओके, लॉर्ड इरविन थे, एंड इसके आफ्टर फर्स्ट एंड बिफोर सेकेंड गांधी इरविन पैक्ट भी हुआ था। ओके, गांधी इरविन पैक्ट हुआ था बिफोर द सेकेंड कॉन्फ्रेंस, जिसको हम गांधी इरविन पैक्ट बोलते हैं, बिटवीन गांधी एंड इरविन हुआ। ओके, उसके बाद सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, इसमें हमारे महात्मा गांधी जी इसमें पार्टिसिपेट, क्वेश्चन डायरेक्टली पूछता है कि महात्मा गांधी ने कौन सा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड किया था लंदन में, तो ये किया था सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, आपको याद रखना है। उसके बाद 1932 में, ये इंपॉर्टेंट है अगेन, उस टाइम वाइसरे कौन थे? लॉर्ड वेलिंगटन थे उस टाइम। एंड 1932 में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रैमसे मैकडोनल्ड ने एक प्रपोजल बेसिकली, जिसे हम कम्युनल अवार्ड बोलते हैं बेसिकली, सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए, यानी कि फॉर माइनॉरिटीज़, ये बात कही थी कि सेपरेट इलेक्टोरेट होगा ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनिटी, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। तो गांधी जी इसके लिए काफ़ी ज़्यादा अपसेट थे, उन्होंने फास्टिंग की थी कि हंगर स्ट्राइक पे वो चले गए थे, ऑन टू डेथ, जिसमें हम कहते हैं कि जब तक मतलब उन्होंने कहा था कि अब बिल्कुल अन्न त्याग दिया था। पूना पैक्ट, ये बेसिकली ये इंपॉर्टेंट है, अगेंस्ट दिस कम्युनल अवार्ड, जो माइनॉरिटीज़ के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट जो दिया गया था, कम्युनल रमन मैगसेसे द्वारा अनाउंस किया गया था, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम। गांधी जी स्टार्टेड फास्टिंग अगेंस्ट द कम्युनल अवार्ड ऑन 25 सितंबर 1932। ए पैक्ट नेम पूना पैक्ट वॉज साइंड बिटवीन गांधी जी एंड अम्बेडकर, BR अम्बेडकर द्वारा इन पूना में कुछ फिर पैक्ट साइन किए थे। तो अब डिटेल में तो फिर हम हिस्ट्री पढ़ेंगे, वो चीज़ देखेंगे, बट इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर हम बात करें तो पूना पैक्ट कौन से ईयर में हुआ था, जो हमारा आज प्राइम फोकस है वो डेट्स का, तो आपको इस तरीके याद रखना है। देन उसके बाद 1932 में थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, अगेन इसमें कांग्रेस ने इसे बायकॉट किया था। पाकिस्तान वर्ड, ये 1933 में चौधरी रहमत द्वारा फर्स्ट टाइम कॉइन किया था वर्ड पाकिस्तानी, ये आप ध्यान रखें। 1935 इंपॉर्टेंट वाइसरे कौन थे? लॉर्ड विलिंगडन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास हुआ था ड्यूरिंग द वाइसरे ऑफ लॉर्ड विलिंगडन, ये आप याद रखें। दिस एक्ट प्रोवाइडेड द न्यू फेडरल टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड डायरकी एंड द सेंटर। ओके, फेडरल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, जिसमें प्रोविंशियल एंड डायरकी सिस्टम स्टार्ट किया गया था। ओके, जिसमें प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात की गई थी, जिसमें इंडिया को डिवाइड किया गया था इन 11 प्रोविंसेस। आपको याद क्या रखना है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कौन से ईयर में पास हुआ था, उस टाइम ये कौन थे, वाइसराय कौन थे, ये आपको याद रखना है। उस टाइम लॉर्ड वेलिंगटन थे, स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको डायरेक्टली याद रखना है। फर्स्ट प्रोविंशियल इलेक्शन कौन से ईयर में हुए थे अंडर दिस एक्ट? 1935 एक्ट 1937 में हुए थे। किस एक्ट के तहत हुए थे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसमें भी बेसिकली इलेक्शन हुए थे, फर्स्ट प्रोविंशियल इलेक्शन थे। कांग्रेस ने इलेक्शन को वॉन किया था एंड इमर्ज एज द लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी इन फॉर्म द गवर्नमेंट। ओके, कांग्रेस ने मेजॉरिटी से इन 8 प्रोविंसेस आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस, 11 टोटल 11 प्रोविंसेस में डिवाइड था, तो 8 प्रोविंसेस में कांग्रेस ने इसमें जीत हासिल की थी, ये आप ध्यान रखें। ओके, 1937 में फर्स्ट प्रोविंशियल इलेक्शन हुए थे, ये आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड याद रखना है। 1939 की बात करें, उस टाइम वाइसराय लॉर्ड वेलिंगटन थे। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर बेसिकली स्टार्ट हुआ था
3 सितंबर 1939 में। सुभाष चंद्र, इसी ईयर में अगर बात करें 1939 में, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आपको याद रखना है, जो इलेक्शन हुए थे बेसिकली इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंसी इलेक्शन, एस.सी. बोस यानी कि सुभाष चंद्र बोस ने पत्ताभाई सीतारमन को हराया भी था, बट गांधी जी वॉज नॉट हैप्पी विद सुभाष चंद्र बोस, तो उन्होंने ही डिड नॉट एक्सेप्ट बोस एज ए प्रेसिडेंट, उन्होंने एज ए प्रेसिडेंट सुभाष चंद्र बोस को एक्सेप्ट भी नहीं किया था। एंड इसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने उससे रिज़ाइन कर दिया था कांग्रेस से, एंड उन्होंने अपनी एक फॉरवर्ड ब्लॉक एस्टैब्लिशमेंट की थी 1939 में। दैन उसके बाद राजेंद्र प्रसाद बनाए गए थे प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो ये सारे इंसिडेंट्स 1939 में हुए थे सुभाष चंद्र बोस के साथ, ये आप याद रखें। उसके बाद 1940 में अगस्त ऑफर दिया था जी, उस टाइम जो वाइस रहे थे लॉर्ड लिंगथो, इस ऑफर में एस्टैब्लिश किया था, बेसिकली डोमिनियन स्टेटस की बात कही गई थी, बट कांग्रेस ने ऑलरेडी फुल इंडिपेंडेंस की बात गई थी, अब इसमें कुछ स्टेटस देने जा रहे थे, तो इस वजह से इसको भी कांग्रेस ने इसको रिजेक्ट कर दिया था, ये आपको याद रखना है। अगस्त ऑफर जो दिया गया था ना 1940 में, लॉर्ड लिंगथो थे। स्टेट फॉरवर्ड डेट्स हम पढ़ रहे हैं, अगस्त ऑफर कौन सी ईयर में, कौन थे वाइस रहे, ये आपको याद रखना है। 1940 में अगर बात करें, विनोद भावे फर्स्ट सत्याग्रही थे जिनको अरेस्ट किया गया था, ऑफिशियली फर्स्ट सत्याग्रह जिन्हें अरेस्ट किया गया था, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है, विनोद भावे, ये आपको याद रखना है, इनका नाम भी 1940 में ये इंसिडेंस हुआ था। 1942 में अगेन क्रिप्स मिशन इंपॉर्टेंट है, 1942 में लाया था, जिसको महात्मा गांधी ने ए पोस्ट डेटेड चेक ऑन द क्रम्बलिंग बैंक, इसकी बात कही थी। कुछ प्रपोजल्स थे इंडिया को, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन प्रपोजल्स दिए कि हम ये करेंगे, आप सपोर्ट कीजिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, जो वर्ल्ड वॉर चल रही थी जर्मनी में डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ, तो गांधी जी ने इसको टोटली बायकॉट किया और इसे रिजेक्ट किया। आज़ाद हिंद फोर्स की शुरुआत 1943 में की गई थी। आज़ाद हिंद फोर्स की इस्टेब्लिशमेंट सुभाष चंद्र बोस ने की थी सिंगापुर में, ये क्वेश्चन भी डायरेक्टली आपसे पूछेगा, कौन से ईयर में, 1943 में, स्टेट फॉरवर्ड आपको याद रखना है। ओके, इसी ईयर 1942 में अगर बात करें, नॉट 19 सेम ईयर 1942 में अगेन आते, इंपॉर्टेंट मूवमेंट क्विट इंडिया मूवमेंट गांधी जी द्वारा स्टार्ट किया गया था। ओके, ग्वालियर टैंक बॉम्बे से गांधी जी ने डू और डाई का स्लोगन दिया था कि करो या मरो। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ये रेजोल्यूशन पास किया था, क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसमें हम ब्रिटिशर्स को बोलते थे कि इंडिया को छोड़ दो। ओके, ये आप याद रखें। 1945 हो गया जी, जिसमें वेवल प्लान आया 1945 में, इस टाइम वाइसराय लॉर्ड वेवल थे, स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको याद रखना है। इसमें भी उन्होंने कुछ प्रपोजल किया कि हम आपको बैलेंस रिप्रेजेंटेशन देंगे, मुस्लिम्स को, हिंदूज़ को, बट स्टिल ऐसा कुछ था नहीं, हम लोगों को बेसिकली हमें प्रॉपर इंडिपेंडेंस चाहिए था। वी आर नॉट हियर एट दैट टाइम, लोग मन बना चुके थे कि अब आज़ादी मिलेगी तो पूरी आज़ादी मिलेगी। तो उसके बाद कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग को शिमला कॉन्फ्रेंस आपसे डायरेक्टली पूछता है कि शिमला कॉन्फ्रेंस कौन से ईयर में हुई थी, 1945 में शिमला कॉन्फ्रेंस हुई थी। ओके, लॉर्ड वेवल प्लान भी 1945 में आया था, कुछ प्रपोजल्स दिए थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल के लिए कि कुछ हमें हक दिए जाएंगे। 1946 आ गया जी, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर लॉर्ड एटली थे उस टाइम, इन्होंने डिक्लेयर किया फाइनली 15 मार्च 1946 को कि ब्रिटिश कैबिनेट मिशन आएगा, वुड विजिट इंडिया टू टेक द डिसीजन ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। सो 1946 में कैबिनेट मिशन की बात कही गई थी। देन उसके बाद कैबिनेट मिशन को इसमें इंक्लूड थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे, स्टैनफोर्ड क्रिप्स थे एंड एवी अलेक्जेंडर थे। इंडिया में इन्होंने विजिट किया, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ इन्होंने मिला, बट स्टिल कोई भी सेटिस्फैक्ट्री सोल्यूशन नहीं हम निकाल पाए थे विद दिस कैबिनेट मिशन ऑल्सो। मुस्लिम लीग द्वारा एक डायरेक्ट एक्शन डे भी ऑब्जर्व किया था, जिस दिन 16 अगस्त डायरेक्टली आपसे पूछता है, 16 अगस्त को डायरेक्ट एक्शन डे ऑब्जर्व करते हैं। देन उसके बाद कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की फॉर्मेशन हुई, इसकी कॉन्स्टिट्यूशन 9 दिसंबर को डॉक्टर सचिदानंद टेम्प्रोरी प्रेसिडेंट बने थे। देन 11 दिसंबर को परमानेंट प्रेसिडेंट बना दिए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस तरीके से ये फॉर्मेशन होता रहा, ये डेट्स इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देन उसके बाद 20 फरवरी 1947 in the House of Commons, the British Prime Minister Clement Allende announced the British would withdraw from India by 30 जून 1948। तो इन्होंने अनाउंस किया कि हम ब्रिटिशर्स इंडिया से विड्रॉ करेंगे। इसको हम बोलते हैं एटली डिक्लेरेशन। देखो काफ़ी स्ट्रगल था, ऐसे नहीं हमें आज़ादी मिली, तो काफ़ी चीज़ें थी इसमें, ये कुछ डेट्स हैं जो आपको याद रखनी है। देन उसके बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट ने रेक्टिफाइड किया माउंटबेटन प्लान को एज अ इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। देन उसके बाद 3 जून 1947 द एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ 2 डोमिनियन, दैट इज इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास हुआ 18 जुलाई 1947। देन उसके बाद
15 अगस्त 1947 को जाके हमें ऑफिशियली आज़ादी मिली फ्रॉम द ब्रिटिशर्स। तो ये थी जी पूरी हिस्ट्री हमारे इंडिया की, जिसमें हमने इम्पोर्टेंट डेट्स को कवर किए। आई एम श्योर कि अगर आपने ये वीडियो एंड तक वॉच किया है, अगर आप अब एग्ज़ाम के लिए जब जाएंगी ये डेट्स आपने प्रॉपरली रिवाइज़ की, क्योंकि आपसे बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछेगा, घुमाना होगा तो क्विट इंडिया पूछ देगा, क्विट इंडिया मूवमेंट कौन से ईयर में हुआ था, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कौन से ईयर हुआ था, इसको सिस्टमेटिकली अरेंज करो। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करूंगा वीडियो आपको पसंद आया। सो ये था जी आज का हमारा लेक्चर नंबर 1, जिसमें हमने बिल्कुल इंपॉर्टेंट डेट्स को कवर किया हमारे इंडियन हिस्ट्री की। सो नाउ अब डेली आपको वीडियोस मिलेंगे, हमारा हिस्ट्री पूरा का पूरा हम कवर करेंगे। थैंक यू गाइज, टेक केयर एंड अभी एनरोल कर लें बाकी प्रैक्टिस सेट्स के लिए। थैंक यू, टेक केयर, सी यू सून।